हेलो दोस्तों पी वाई क्यू ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके पी वाई क्यूज हैं। पी वाई क्यू आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो नंबरिंग है इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ये मैंने बीच में से पेपर के बीच में से क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। जो पॉलिटी के आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन मीन्स हिज परमानेंट होम एंड मे इंक्लूड हिज बर्थ प्लेस। First. Second, Article 16(3) allows for making provision in government appointments with respect to residence, but not place of birth. Parliament can only prescribe residence within a state or union territory as condition for certain employments or appointments in that state or UT, local authority or other authority within that state or union territory. आपको पार्ट फर्स्ट सेकेंड ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ये जो सेकेंड पार्ट है ना, अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो डोमिसाइल का क्या मीनिंग होता है, एक पर्सन जो रहता है वहां पे परमानेंट होम भी रह सकता है और उसकी वो बर्थ प्लेस हो सकती है। यहाँ पे मे वर्ड यूज हुआ है, ये जो वर्ड्स होते हैं इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है पार्ट डी है। ऑल थ्री आर करेक्ट। और काफी सारे बच्चे ये जो पार्ट है फर्स्ट की वजह से ये क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड लगा के आए, इसको रॉन्ग करके आए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अच्छा मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये आपका जो सेट है वो डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदू वुमेन राइट्स टू बी कोपरा सेंसर जॉइंट लीगल हायर एंड इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑन टर्म्स इक्वल टू मेल हायर्स. It applies to everyone who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew, Buddhist, Sikh and Jain or by religion. Kerala is the only state to have abolished the Hindu joint family system in 1975. एक्चुअली ये आपको जो है ना तो लक्ष्मीकांत में मिलेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 52 ये है सेकंड, इसका जो सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड है, ठीक है। ये वाला जो इसका पार्ट बी है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर। और ये आपकी पार्डनिंग पावर इंडिया की तो दी है लक्ष्मीकांत में, लेकिन जो यूएसए की है वो नहीं दी, ठीक है। ऑल द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट रिप्राइज pardons फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक। द पावर अप्लाइज टू बोथ फेडरल क्राइम्स एंड स्टेट क्राइम्स. Those pardoned by president cannot be tried under the laws of individual states. तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है ए पार्ट, ठीक है। All presidents shall have power to grant reprise and pardons for offenses against United States except in cases of impeachment. बाकी ये दो जो पार्ट हैं ये गलत है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व द कंटेनमेंट ऑफ ए पर्सन टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स एंड और एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। सही है या गलत आप बताएंगे। आर्टिकल 22(3) पार्ट बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर्स. बंगाल रेगुलेशन Act of 1818 and Revolt Act of 1990 were enacted to empower the government to arrest anyone for preventive detention. तो क्वेश्चन नंबर जो ये है ना 54 या थर्ड का है, फोर्थ का है, इसका आंसर ये भी सही है, आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। ये भी शायद सही है, आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। जो ये है ये आपको स्पेक्ट्रम की बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी सीधी बात पूछी है, आर्टिकल 371A किससे डील करता है। ये इतना बड़ा जो है ना ये लेखा जोखा ये किसी काम का नहीं है। अगर आपने ये लक्ष्मीकांत में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है और अगर आपने लास्ट में जो उसका बॉक्स बना है अगर उसमें आपने एक बार उसको देख लिया है तो डेफिनेटली जो काफ़ी सारी स्टेट्स के लिए दिया है ना स्पेशल स्टेटस, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। इट्स एस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ legislative assembly, but it should not be less than 40. 1/6 of the member are nominated by governor based on their special knowledge. Legislative council are subject to dissolution. 1/3 of their members retire every second year. अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है
तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज टेंडर वोट। टेंडर वोट किस चीज को कहते हैं, पता है? ये है इसका आंसर, दिस रेफर्स टू अ वोट कास्ट बाय अ पर्सन इवन आफ्टर अनदर पर्सन हैज ऑलरेडी वोटेड, ठीक है। और ये आपको करंट का टॉपिक मिलेगा, ये करंट में था, न्यूज़पेपर में भी था ये, ठीक है जी। नेक्स्ट, माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज इज स्टेट डिपेंडेंट। Religious or linguistic community which is a minority in a particular state can inherently claim protection and the right to administer and run its own educational institutions under Article 29 and 30 of the Constitution. ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ा ध्यान लगाना, मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? देखिए, एक बार क्वेश्चन को सोचिए और फिर उसका आंसर देना, ऐसे जल्दबाजी में मत देना, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हुए हैं, ठीक है जी। इसका सही आंसर सी पार्ट है, बोथ, ये दोनों सही हैं रिगार्डिंग द माइनॉरिटी स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेमेशन इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). द राइट टू रेपुटेशन इज इनहेरेंट राइट अंडर आर्टिकल 19। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। देखिए यहाँ पे है, डिफेमेशन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है किस पे, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन राइट टू रेपुटेशन इज इनहेरिट राइट अंडर आर्टिकल 19। नहीं, ये गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग है। जब फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ नहीं आती है, अगर आप इसी को एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the legislature of state otherwise provide by law English language shall continue to be used for those official purpose within the state. The legislature of state may by law adopt any one or more languages in the use of the state or Hindi as a language to be used for all or any of the official purpose of that state. बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये आपके जो है, मैं पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और ये आपका जो पेपर है 2023 के है। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये आपका डायरेक्टली एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका लक्ष्मीकांत से आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इफ द मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी ड्यू टू मर्जर और द पार्टी विद अनदर पार्टी, ठीक है, डज नॉट अप्लाई, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। If a member, after being elected as a presiding officer of the house, voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceased to hold that office. आपको समझ आई? ये कह रहा है कि अगर एक मेंबर जो है अपनी पार्टी से चला जाता है, क्यों? ड्यू टू मर्ज, पार्टी जो होती है वो मर्ज हो जाती है। और आप एक चीज मुझे कमेंट में बताना, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, वो किस बारे में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और सेकंड, इफ ए मेंबर हैज बीन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गया, चाहे वो स्पीकर बन गया या और कुछ बन गया, डिप्टी स्पीकर बन गया ऑफ द हाउस, वॉलंटरी गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, ही रीजॉइंस आफ्टर ही सीज टू होल्ड दैट ऑफिस। तो अप्लाई कहाँ पे नहीं होगा, उन्होंने ये बात पूछी है आपको। ये जो क्वेश्चन है ये चीज जो है वो अप्लाई नहीं होगी, तो क्या आंसर होगा इसका? बोथ, दोनों जगह अप्लाई नहीं। इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी ड्यू टू, अगर मर्जर हो जाती है तो नहीं अप्लाई होगा, और अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाता है किसी हाउस का तब भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, और इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल, रिगार्डिंग आर्टिकल 31A का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। इट डज नॉट इम्यूनाइज द स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड हैज रिसीव्ड हिज असेंट। आपको लक्ष्मीकांत में डेफिनेटली मिलेगा।
दिस लॉ डज नॉट प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू व्हेन द स्टेट एक्वायर द लैंड हेल्ड बाय पर्सन फॉर हिज पर्सनल कल्टीवेशन। लक्ष्मीकांत में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है और आपको मिलना भी चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे क्या आंसर है इसका। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, मैं आपको ये इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए हुए हैं। और आप खुद सोचिए कि मैंने आपके साथ 12 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। और चलिए अगर मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन हैं तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2, आप हिसाब लगा लो 30 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, अगर 30 मार्क्स में आपके 10 मार्क्स भी चले गए तो 10 मार्क्स पे आप देख लो कितना कंपटीशन होगा। ठीक है जी, तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? इसका आंसर है ओनली 1। ये जो है गलत है, पार्ट सेकंड गलत है और इसका जो सही आंसर है पार्ट 1 है। स्टेट doesn't immunize the state law from judicial review unless it has been reserved for the president consideration and received his assent। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीएसपी से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वर एडेड आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हुए थे ना, 42nd अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ और एक 2011 का अमेंडमेंट हुआ। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, क्या ये अमेंडमेंट उसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन के बाद। और एक चीज़ और देखना का, यहाँ बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज हो गए, मतलब इन्होंने पूछा है एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ बच्चे 1947 को लेकर चल रहे थे। अब बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये इंडिपेंडेंस को लेके चल रहे थे और 1949 की तो किसी ने बात ही नहीं की ना। 1949 की चलो मान के चलते हैं, 1950 की किसी ने बात नहीं की, वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, और इसी की वजह से काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या आंसर है इसका? टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कौन से ऐड किए गए थे? 49 का क्या आंसर है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर ये ऐड किया गया था। और आप बताना, आप देखिए आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए 42nd अमेंडमेंट क्या था आगे आप बताओगे। और उसके बाद टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी, ये दोनों जो थे ये ऐड किए गए थे, ये वाला ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली enacted 9th शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर एग्रेरियन रिफॉर्म, ये इस चीज के लिए था। सेकंड था टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनाइल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ग्रांटेड अंडर टू द सिटीजन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2007, द नाउ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इज दैट एनी लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू कोर्ट स्क्रूटनी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 2 and 3। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनेक्टेड 9th शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर एग्रेरियन रिफॉर्म, ये जो चीज है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है 2 and 3 बी पार्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।